हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर chemistry class. In today's class, we'll be continuing chapter number 8 of your chemistry, titled as D and F block elements. So, as you know that we were continuing the study of D block elements, under which we were studying some important characteristic features of the elements of D block, under which the most important have already been discussed with you. That involves the concept of oxidation states, the trends of electrode potentials, and other properties like physical properties, chemical reactivities involving ionization enthalpy, atomic size. Okay, all these important topics have been discussed with you. बस कुछ और टॉपिक्स रह गए हैं जिनकी इम्पॉर्टेंस इतनी ज़्यादा नहीं है जितनी कि बच्चों प्रीवियस कंसेप्ट्स की थी, क्योंकि जो प्रीवियस कंसेप्ट्स हैं उनको आप ये मानिए कि वो एक जनरल कंसेप्ट है, वो हर एक ब्लॉक के एलिमेंट्स पर काम करेगा. ओके, स्पेशली द आइडिया दैट आई गेव यू to relate questions, that is the most important thing which I consider was important for you in the previous lectures. अब आज जो हम बात करने वाले हैं उसमें ज़्यादा आपने याद रखना है, समझना बहुत ही आसान है, उसको अप्लाई करना भी बहुत सिंपल है. एग्ज़ाम में आता तो बहुत ही सिंपली आपका क्वेश्चन हो जाता है. ओके, सो आज का तो लेक्चर बहुत ही सिंपल है, लेट मी टेल यू. और अगले लेक्चर में बच्चों हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स की स्टडी को फिनिश करेंगे आफ्टर स्टडिंग सम इम्पॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स. और नेक्स्ट लेक्चर में ही हम बच्चों, अपकमिंग लेक्चर में हम एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को भी स्टार्ट कर लेंगे. ओके, सो यू कैन कंसिडर कि आफ्टर दिस लेक्चर यू विल रिसीव 3 more lectures on this chapter and we'll complete this chapter number 8 over there. सो आज का लेक्चर बहुत ही सिंपल है, हम कुछ बहुत ही बेसिक प्रॉपर्टीज़ जो कि रह गई हैं उनको डिस्कस करने वाले हैं. एंड रियली दी प्रॉपर्टीज़ आर वेरी वेरी सिंपल. जस्ट बी अटेंटिव, मेक प्रॉपर नोट्स, और ये प्रॉपर्टीज़ बच्चों आपके लिए एग्ज़ाम में अप्लाई करना बहुत ही ईजी होगा. सो पहला हम डिस्कस करेंगे डी ब्लॉक के रिस्पेक्ट में उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ को. सो व्हेन आई टॉक अबाउट दी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ एन एलिमेंट, तो उससे मेरा मतलब ये होता है कि बच्चों जब हम उस एलिमेंट को एक एक मैग्नेट के पास प्लेस करेंगे तो वो उस मैग्नेट के रिस्पेक्ट में क्या बिहेवियर शो करेगा, उसको हम बोलते हैं उस एलिमेंट की मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़. तो बच्चों उस मैग्नेटिक बिहेवियर के रिस्पेक्ट में हमने अपने एलिमेंट्स को बेसिकली 2 टाइप्स में डिवाइड कर रखा है. वो 2 टाइप्स हैं आपके डायमैग्नेटिज्म, ये प्रॉपर्टीज़ हैं डायमैग्नेटिज्म, और पैरामैग्नेटिज्म. पैरामैग्नेटिज्म के एक्सट्रीम केस को हम बोलते हैं बच्चों फेरोमैग्नेटिज्म. मीन्स फेरोमैग्नेटिज्म इज़ एन एक्सट्रीम केस ऑफ पैरामैग्नेटिज्म. तो पहले समझ लो कि पैरामैग्नेटिज्म जो प्रॉपर्टी है इनको कौन से एलिमेंट्स शो करते हैं और डायमैग्नेटिज्म को कौन से एलिमेंट्स शो करते हैं. सो एलिमेंट्स हैविंग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, या बच्चों क्लास 11 में पढ़ चुके हो. एलिमेंट्स हैविंग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स शोज द प्रॉपर्टी ऑफ पैरामैग्नेटिज्म. अब ये प्रॉपर्टी क्या होती है पता होना चाहिए. प्रॉपर्टी ये होती है कि जब हम किसी एलिमेंट को जो कि पैरामैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी शो करता है प्लेस करते हैं नियर अ मैग्नेटिक फील्ड और नियर अ मैग्नेट, तो जो वो एलिमेंट है वो उस मैग्नेट के पास अगर अट्रैक्ट होता है, सो उस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं पैरामैग्नेटिज्म, और उस मटेरियल को, उस एलिमेंट को हम बोलते हैं पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस. ठीक है. डायमैग्नेटिज्म क्या होगा, बहुत सिंपल सी बात है, एलिमेंट्स विच डू नॉट हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स और एलिमेंट्स विच हैव पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर नोन एज show the property of diamagnetism, and those elements are known as diamagnetic substances.
सो बच्चों प्रॉपर्टीज़ तो आई होप कि आपको क्लियर हो चुकी हैं। अब आपको ये भी पता है कि हम कैसे निकालते हैं कि कोई एलिमेंट हमारा पैरामैग्नेटिक है या फिर डायमैग्नेटिक है। सिंपल, आपको उसका एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। फिर यू नो वेरी वेल कि आप कैसे इलेक्ट्रॉन्स को फिल करते हो अंडर डिफरेंट ऑर्बिटल्स। स्पेशली हम बात करते हैं आउटर मोस्ट शेल की, बट इन केस ऑफ डी एंड एफ वी ऑल्सो टॉक अबाउट इनर सबशेल्स इन्वॉल्विंग दी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स। ओके, तो उन्हीं पर आपने ध्यान देना है व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट राइट नाउ अबाउट डी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो यहाँ पर आपने देखना है कि जो आउटर मोस्ट डी ऑर्बिटल है और जो आपका आउटर मोस्ट ऑर्बिट में एस ऑर्बिटल है, उसमें कितने आपके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, बस उनको काउंट करिएगा। अगर वो अनपेयर्ड हैं सो वो प्रॉपर्टी शो करेंगे बच्चों पैरा मैग्नेटिज्म की, अगर वो पेयर्ड हैं तो वो प्रॉपर्टी शो करेंगे डाई मैग्नेटिज्म की। सो ये तो आप पहले भी पढ़ चुकी हो। सो क्लास 12 में क्या नया आया? ओके, देयर शुड बी समथिंग डिफरेंट ना इन क्लास 12। सो द न्यू थिंग इज़ द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ एन एलिमेंट, कि आप वैल्यू निकाल सकते हो मैग्नेटिक मोमेंट की when you know the number of unpaired electrons. Let me tell you कि if I am denoting magnetic moment by mu, so इस magnetic moment की वैल्यू होती है अंडर रूट ऑफ n इंटू n प्लस टू, वेयर mu को आप बोलते हो बच्चों मैग्नेटिक मोमेंट, एग्जाम में आता है निकालने के लिए, और n होते हैं बच्चों नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो अब इसके लिए इम्पोर्टेंट क्या है? फॉर्मूला तो बहुत ही आसान है, नॉट अ बिग डील। सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि आप ये n अच्छे से निकाल पाओ। ओके, अगर आप बच्चों n अच्छे से निकाल पा रहे हो सो आपके लिए मैग्नेटिक मोमेंट निकालना बहुत ही आसान होगा। सो टू अंडरस्टैंड दी और टू फाइंड आउट द प्रॉपर वैल्यू ऑफ n, okay, you need to know the rules by which electrons are filled in an orbital, ऑर्बिटल। सो वो तो बहुत ही सिंपल है, हुन्स, ऑफबाउ और पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ये 3 लॉज आपने फॉलो करने होते हैं और अपने ऑर्बिटल्स को फिल करना होता है। जब आप फिलिंग करते हो तो जितने भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आएंगे वही आपकी n की वैल्यू होगी और उससे आप बच्चों मैग्नेटिक मोमेंट निकाल पाओगे। सो इज़ इट दैट सिंपल? फाइन। सो अब एक और डिफ़िकल्टी जो क्लास 12 में डाल दी गई है इस कंसेप्ट के अंदर, वो है कि आपसे सिंपल एलिमेंट्स का वो मैग्नेटिक मोमेंट तो बहुत ही कम पूछेगा। ओके, नाउ व्हाट ही विल बी डूइंग इज ही विल बी आस्किंग यू द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ आयंस। ओके, आपसे वो कहेगा कि भाई मेरे पास एक डाईवेलेंट आयन है ऑफ अ पर्टिकुलर एलिमेंट, बताइए उसकी आपके पास क्या मैग्नेटिक मोमेंट होगी। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस टर्मिनोलॉजी ऑफ द क्वेश्चन, दैट इज़ कि अगर बोलता है मोनोवेलेंट तो इसका मतलब क्या होता है, इफ़ ही सेज डाईवेलेंट तो इसका मतलब क्या होता है, इफ़ ही सेज ट्राईवेलेंट तो इसका मतलब क्या होता है। ओके, यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस। सो मोनोवेलेंट मीन्स कि इसमें से हमने एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दिया है, कि जो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है बच्चों +1 है। डाईवेलेंट मीन्स +2, ट्राई मीन्स +3। सिमिलरली द सीरीज कंटिन्यूज। So I hope this terminology is clear to you. Now let's solve some exercise कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपसे कहता हूँ बच्चों कि आपके पास एक एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर है, लेट मी से 27. So tell the magnetic moment of the element in its trivalent state. This is the question in front of you, so please answer it. बहुत ही ध्यान से आंसर करना क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है और यहाँ पर मैं आपको यही बताऊँगा कि बच्चे मिस्टेक कहाँ पर करते हैं ताकि आप उस पॉइंट ऑफ मिस्टेक को जान पाओ और आप खुद वहाँ पर मिस्टेक ना करो। सो बच्चों पहली इंपॉर्टेंट चीज़ आती है कि जब आपको एटॉमिक नंबर दे रखा हो तो बहुत ही सिंपल होता है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करना। आई वोंट रिकमेंड यू कि आप स्टार्टिंग से स्टार्ट करो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को, ऑर्बिटल्स को फिल करना। नो, आपने क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ आउटर मोस्ट शेल के एस ऑर्बिटल को
और उसके अंदर वाले डी ऑर्बिटल को फिल करना है, दैट्स इट। तो जब भी एटॉमिक नंबर इस तरह से हो कि 21 से लेकर के 30 के बीच में अगर आपके पास एटॉमिक नंबर है, सो आपने बच्चों ध्यान देना है इस यूनिट डिजिट पर रखे हुए नंबर पर। यानी कि 21 में आपने 1 पर ध्यान देना है, 22 पर आपने 2 पर ध्यान देना है। क्योंकि ये यूनिट डिजिट का नंबर ही आपको बताएगा कि आपके डी ऑर्बिटल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स एंटर कर रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर एग्जांपल दिया था, I had asked you regarding an element whose atomic number was 27। तो आपने बच्चों इस 7 पर ध्यान देना था। ये 7 आपको बताएगा कि आपके आउटर मोस्ट शेल का जो डी ऑर्बिटल है, जो आपका डी ऑर्बिटल है उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर 7 था, तो इसका मतलब है कि आपके पास जो आपका डी ऑर्बिटल है उसके अंदर आपके पास 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और जो आउटर मोस्ट शेल का एस ऑर्बिटल है उसमें तो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं ही हैं। बट बी अलर्ट ऑन एटॉमिक नंबर 24 एंड 29, इन पर बच्चों ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ पर आपकी फिलिंग अलग तरह से होती है। क्योंकि ये एक्सेप्शनल केसेस हैं क्रोमियम और कॉपर के, जहाँ पर आउटर मोस्ट शेल में डी ऑर्बिटल में आपके पास 4 के प्लेस पर 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और 9 के प्लेस पर 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सो ये एक्सेप्शंस हैं, इनको अपने दिमाग में रखना। बाकी किसी और नंबर पर आप लगा सकते हो इस लॉजिक को। सो एस में तो 2 इलेक्ट्रॉन पहले से है ही हैं, तो इनको तो फिल कर दो, बाकी 7 इलेक्ट्रॉन्स को आपने डी में फिल करना है। सो ये आपके पास बच्चों आपका डी ऑर्बिटल है, तो मैं 7 इलेक्ट्रॉन फिल कर रहा हूँ। सो 1 2 3 4। सो हियर कम्स द 5th वन, देन वी हैव 6th एंड देन 7th। तो आपने देखा कि हमने 7 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर दिए हैं इन द डी ऑर्बिटल, एंड दिस इज 3d। ये 3rd शेल का डी ऑर्बिटल है, ये 4th शेल का बच्चों एस ऑर्बिटल है। इज दिस क्लियर टू यू? अब क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। टेल द म्यू मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द एलिमेंट इन ट्राइवेलेंट स्टेट whose atomic number is 27। सो वेन एवर आई से ट्राइवेलेंट स्टेट, तो उसका मीनिंग देखो क्या होता है कि +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में वो एलिमेंट हमारे पास है। तो उसका मतलब ये होता है कि आपने इस पर्टिकुलर एलिमेंट में से 3 इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ कर दिया है। सो दैट एक्चुअली मीन्स आपने 3 इलेक्ट्रॉन को बच्चों लूज़ करना है। सो व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन इज़, अब यहाँ पर ध्यान से देखना, बच्चे यहाँ पर मिस्टेक करते हैं। वो समझते हैं कि जो 3 इलेक्ट्रॉन्स जाने वाले हैं वो यहाँ से एग्जिट करेंगे, बट ऐसा एक्चुअली में नहीं होता। ट्राई टू अंडरस्टैंड। उसने कहा आपको 3 इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं। सो बच्चों पहले के जो 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो एस ऑर्बिटल रिमूव करेगा। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल एस ऑर्बिटल which is in the outermost shell of the element will be losing its electrons, then only we'll come to the d orbital which is present in the inner orbit of the particular element. So that is the important logic that you need to remember. So when I say it is in the +3 or it is in the trivalent state, so that means कि 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से लूज़ हो गए। अभी आपको एक लूज़ और करना है। सो वो लूज़ कहाँ से होगा बच्चों? यहाँ से होगा आपके डी ऑर्बिटल में से। सो लेट मी से दिस इज दैट इलेक्ट्रॉन विच इज़ बी कमिंग आउट टू एक्वायर द ट्राइवेलेंट स्टेट। नाउ टेल मी हाउ मेनी नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन द डी ऑर्बिटल। सो यू विल सिंपली काउंट देम। ये देखो पेयर्ड है, दिस इज पेयर्ड, सो डू नॉट काउंट इट। अनपेयर्ड कौन कौन सा है? एक ये है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। सो आपके पास n की वैल्यू आ गई, जो अभी हमने आपको ऊपर फॉर्मूला लिखाया था, दैट मैग्नेटिक मोमेंट इज इक्वल टू √of n into n + 2। सो वेयर n वॉज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ओके, सो n की वैल्यू आपके पास आ गई है, दैट इज इक्वल टू 4। सो यू कैन ईजिली राइट डाउन द वैल्यू ऑफ म्यू, दैट विल बी √of n into n + 2।
So 4 plus 2 is 6. So I'm writing the numbers right now, that is 4 into 6. So now you can solve it. Under root of 4 is 2, so that will come out. So 2 outside. रूट 6 को सॉल्व मत करिए, लीव इट एज इट इज़. सो आपका जो मैग्नेटिक मोमेंट है उसकी वैल्यू है 2√6. अब आपको इसकी एसआई यूनिट भी देनी होगी. सो दी एसआई यूनिट इज़ बोर मैग्नेट. दैट्स योर आंसर. सो दिस इज़ हाउ यू नीड टू अटेम्प्ट द क्वेश्चंस if they arise on the concept of magnetic moment. So this was important. Just have focus on the number of unpaired electrons and remember that how does the removing of electrons takes place. Okay, इलेक्ट्रॉन कैसे रिमूव होते हैं. अगर मैं इस एटॉमिक नंबर को 25 कर देता हूँ इन प्लेस ऑफ 27 एंड स्टिल आई टॉक अबाउट द ट्राइवेलेंट स्टेट. सो बताइए व्हाट विल बी दी सिचुएशन. सो उस समय पर क्या होगा. नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट द एटॉमिक नंबर 25. सो एटॉमिक नंबर 25 के बारे में हम बात कर रहे हैं. सो दैट मीन्स कि आपके पास एस ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स पहले से हैं आउटर मोस्ट एस ऑर्बिटल में, और जो डी ऑर्बिटल है इसके अंदर आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं बच्चों. 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं. सो 5 इलेक्ट्रॉन्स को आप यहाँ पर फिल कर दीजिए. क्लियर टू यू. अब हमने आपसे कहा इट इज़ इन दी ट्राइवेलेंट स्टेट. ओके, और लेट अस डू वन थिंग, लेट अस लीव द क्वेश्चन एज इट इज़. हम क्वेश्चन को यहीं पर रहने देते हैं. दैट इज़ कि जो भी आपके पास एलिमेंट है इट इज़ इन द ग्राउंड स्टेट. ठीक है. सो बताइए कितने इस समय पर ग्राउंड स्टेट में इसके पास अनपेयर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं. सो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं बच्चों. 1 2 3 4 5. सो म्यू विल बी अंडर रूट ऑफ 5 into 7. ये आपका बोर मैग्नेटन आंसर हो जाएगा. नाउ वन मोर थिंग, इफ़ आई सी दैट द स्टेट इज़ ऑक्सीडेशन स्टेट इज़ +2, तो उसमें क्या करोगे आप 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करवा दोगे. सो वो 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ से लूज़ होंगे. वो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से लूज़ होंगे एस ऑर्बिट में से. तो जब आप इसको लूज़ करोगे सो आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स अब भी अनपेयर्ड हैं. तो 5 ही हैं. तो आप यहाँ पर ध्यान से देखो तो स्टेट व्हेन स्टेट इज़ +2 सो स्टिल द मैग्नेटिक मोमेंट इज़ 535 5 बोर मैग्नेट. ओके, विच इज़ नियरली इक्वल टू 5.9. यहाँ पर तो आप आंसर लिख भी सकते हो. So this is how you solve it. Now if I was talking about the trivalent state, so state यहाँ पर क्या हो गई trivalent में +3 हो गई है. So 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से आपने लूज़ करे. अब आपने एक और लूज़ करना है तो वो यहाँ से लूज़ करोगे. सो लेट मी से ये इलेक्ट्रॉन आपका लूज़ हो गया. So now tell me what are the number of unpaired electrons. So you can clearly see that the number of unpaired electrons are 1 2 3 and 4. So at this point of time आपके पास कितना n की वैल्यू है. द वैल्यू ऑफ n इज़ 4. सो जो आंसर बच्चों यहाँ पर आया था वही आपका फिर से यहाँ पर आ जाएगा. दैट इज़ 2√6 बोर मैग्नेटन. So I hope now you have no doubt regarding that how do you calculate the value of magnetic moment. It's a very simple concept. So you please note down all these important examples or points related to Bohr magneton or magnetic properties. I'm turning the page. So now we'll be discussing another important property which is shown by the elements of d orbital, which is the formation of colored ions. सो बच्चों ये बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है. इसमें से क्वेश्चन भी बहुत कम आते हैं. बस आप एक सिंपल से कंसेप्ट को समझ लीजिए कि डी ऑर्बिटल्स क्यों शो करते हैं कलर्ड आयंस को. तो इसके पीछे का लॉजिक बहुत ही सिंपल है. द लॉजिक इज़ कि द इलेक्ट्रॉन्स इन द डी ऑर्बिटल्स व्हेन they move from a
low energy level to a high energy level, so what happens is that the electrons which had traveled from the low energy state, low energy level to high energy level absorbs energy when they move to the high energy level. ठीक है, जब हमने उनको हाई एनर्जी लेवल पर भेजा, दैट इज़ कि पहले वो तो अपने इनिशियल स्टेट पर थे, दे वर ऑन द लो एनर्जी लेवल. अब हमने इनको क्या किया, एनर्जी थोड़ी दी, सो दे वेंट ऑन टू हाई एनर्जी लेवल. सो व्हेन दे वेंट टू हाई एनर्जी लेवल दे एब्जॉर्ब्ड लाइट ऑफ अ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी. इज़ दैट क्लियर टू यू? सो जब वो उन्होंने लाइट एब्जॉर्ब करी यहाँ पर, okay, so now they have absorbed light at this particular point of time. So when they will come back to the low energy state after some point of time, they will surely come back to low energy state. Why? Because low energy means high stability, and every element, each and everything in this universe wants to go towards stability. So the element will come back to the when the electron, okay, when the electron will come back to the low energy level, now it will emit that light which it had absorbed when it was going towards the high energy level. Are you getting the point? मैंने कहा कि भाई जो इलेक्ट्रॉन था पहले लो एनर्जी लेवल पर, हमने क्या किया, इसको थोड़ी एनर्जी दी. एनर्जी की वजह से क्या हुआ, फ्रॉम द लो एनर्जी लेवल इट राइज टूवर्ड्स द हाई एनर्जी लेवल. एंड नाउ वाइल गोइंग टूवर्ड्स द हाई एनर्जी लेवल और ऑन एक्वायरिंग द हाई एनर्जी लेवल इट एब्जॉर्ब्ड लाइट ऑफ सम पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसीज. ठीक है, यहाँ पर इसने लाइट को एब्जॉर्ब कर लिया किसी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की. अब जब ये दोबारा से हाई एनर्जी लेवल से अपनी इनिशियल पोजीशन पर वापस आएगा, दैट इज़ लो एनर्जी लेवल पर आएगा, सो उस समय पर क्या होगा कि जो इसने यहाँ पर एनर्जी एब्जॉर्ब करी थी अभी उसको एमिट करेगा. और जब उसको एमिट करेगा सो वही हमें दिखेगा बच्चों एज इन द फॉर्म ऑफ कलर्ड आयंस. आई होप दिस कंसेप्ट इज ऑल्सो क्लियर टू यू कि कैसे आपका डी ऑर्बिटल डी ब्लॉक के एलिमेंट्स फॉर्म करते हैं कलर्ड आयंस को. सो यू मे नोट इट डाउन फॉर फ्यूचर रेफरेंस एंड रिवीजन. दैट इज व्हेन एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ लोअर एनर्जी level of d orbital is excited to a higher energy level, it absorbs a particular, or you may write down that it absorbs a light, it absorbs light of a particular frequency. ठीक है, जब वो हायर एनर्जी पर गया सो इट एब्जॉर्ब द लाइट ऑफ अ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी. ठीक है, नाउ ऑन going back or coming back to the low energy level, the electron emits that light and therefore the ion appears as colored. So I hope this concept is also clear to you. बस आपको इतना याद रखना है, बाकी इससे बाहर आपके एग्जाम में बच्चों नहीं आता. If you are quite more interested to study more about this concept, so आप अपनी NCERT की बुक में जा सकते हो. वहाँ पर आपको एक टेबल गिवन होगा, over where you are given the different colors
exhibited by different cations that you can read out, okay, and try to understand that how does different energy level corresponds or absorbs light of different frequencies, and therefore different ions are differently colored. So now we'll be discussing another important property shown by the elements of d orbitals, which is the catalytic properties. एक बहुत ही important characteristic है बच्चों ये d ब्लॉक के एलिमेंट्स का, दैट इज़ कैटालिटिक प्रॉपर्टीज़. दैट इज़ कि ये कई सारे प्रोसेसेस के अंदर एक्ट करते हैं एज कैटलिस्ट. ओके, द एलिमेंट्स ऑफ डी ऑर्बिटल्स एक्ट एज कैटलिस्ट इन अ नंबर ऑफ रिएक्शंस. अगर आपको याद है कुछ रिएक्शंस तो आप उनको रिकॉल भी कर सकते हो. फॉर एग्जांपल हेबर्स प्रोसेस. हेबर्स प्रोसेस के अंदर मैंने देख रखा है कि वेनेडियम और समटाइम्स इवन आयरन ऑक्साइड्स, और नाउअडेज वी सिंपली यूज़ आयरन एज कैटलिस्ट along with molybdenum as a promoter. सो वो दोनों ही जो एलिमेंट्स हैं वो दोनों डी ब्लॉक में लाई करते हैं. इफ़ आई टॉक अबाउट द प्रोसेस ऑफ हाइड्रोजिनेशन, सो वहाँ पर निकल यूज़ होता है एज कैटलिस्ट. सो निकल भी बच्चों डी ब्लॉक एलिमेंट्स का ही पार्ट है. सो अंडर दिस सेक्शन यू मे राइट डाउन दैट द डी ब्लॉक एलिमेंट्स act as a catalyst in a number of reactions. दो एग्जाम्पल्स तो मैंने आपको दे ही दिए हैं, दे आर इनफ फॉर दिस. कौन कौन से बच्चों? वो हेबर्स प्रोसेस, and apart from Haber's process we also have a process that is hydrogenation. So this is the property of d block elements. Now why are d block elements showing this property कि वो इतने सारी reactions के अंदर catalyst की तरह क्यों act कर रहे हैं? Okay, now that is the question. So the answer is very simple, that the d block element act as a catalyst because they show multiple oxidation state and also form complexes. So that is the reason why, because of which d block elements act as catalyst. The reason is because they show a number of oxidation states and also form complexes. ये दो properties हैं due to which the d block elements act as a good catalyst. So ये तो आप देख चुके हो बच्चों, number of oxidation states +2 to +7. You had already seen that how does the elements of d orbital shows variable oxidation state from +2 to +7. Now the second point, that they also form complexes. So बच्चों जो complexes की knowledge है that you will be gaining in your upcoming chapter, that is coordinate compounds. So इसके बारे में basically हम वहीं पर बात करेंगे. We'll be going very deep into this topic of complexes. So you can see it over there. Whereas you must also remember that in complexes d block elements will act as a central metal atom, and complexes are intermediate compounds in a reaction. आप ऐसे समझ सकते हो whenever I talk about the d block element acting as a catalyst. अभी आप इसको ऐसे अपने माइंड में रख सकते हो. Okay, so these are the two important properties due to which these d block element act as a catalyst. So catalytic properties के अंदर बच्चों इतना ही. Now let's move on to another important property, which is formation of interstitial compounds. So first of all you must know the meaning of the term interstitial compounds, and it is a term that you had already studied. So you must know the meaning of the word interstitial.
चलो कंपाउंड्स को रहने दो, बट यू मस्ट नो द मीनिंग ऑफ इंटरस्टिशियल, क्योंकि ये वर्ड आपने 11th में पढ़ा है और 12th में भी पढ़ा है. इन बोथ दी क्लासेज यू हैड हर्ड दिस वर्ड interstitial. So I hope you were able to recall the meaning of the word interstitial. But let me tell you, interstitial compounds का मतलब होता है बच्चों कुछ ऐसे compounds जहाँ पर जो बहुत ही छोटे एटम्स होते हैं, लाइक द एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, when they get trapped into the crystal of a bigger metal, okay, having a bigger void which can occupy or contain these small elements like hydrogen, carbon and nitrogen. So ऐसे compounds को हम बोलते हैं बच्चों interstitial compounds because they occupy the interstitial spaces or you may say voids of a bigger metal or an element. ठीक है. So I hope कि interstitial compounds क्या होते हैं ये आपको क्लियर है. Now why are D block elements forming interstitial compounds? The reason is very simple. The reason is because of their large size. Okay, as compared to these three elements, they have a large size due to which they can easily contain these small elements in their interstitial spaces or voids. So that is the reason that they form interstitial compounds, and which give them a number of chemical characteristics that also we'll be discussing. But अभी आप लिख लीजिए what are interstitial compounds. So these are the compounds which are formed when small atoms of basically hydrogen, carbon or nitrogen are trapped inside the crystal lattice. I hope you remember the word crystal lattice. क्लास 12 का ही वर्ड है, यू मस्ट रिमेंबर इट. एक इम्पॉर्टेंट टर्म है, एग्जाम में आता है आपके. सो क्रिस्टल लैटिस ऑफ मेटल्स. सो बच्चों ऐसे कंपाउंड्स को हम बोलते हैं क्या? इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स. लेट मी गिव यू सम ऑफ द एग्जांपल्स ताकि अगर एग्जाम में आए तो आप उसको लिख पाओ. फर्स्ट ऑफ ऑल इज, देन वी ऑल्सो हैव एन एग्जाम्पल ऑफ and many more, like one is, these are some of the most important and most famous examples of interstitial compounds. और ऐसे compounds के अंदर they do not show, these interstitial compounds do not show any proper oxidation state. For example, if you see this, तो यहाँ पर बच्चों 1.7 आएगा. सो आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि यहाँ पर कोई प्रॉपर ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिबिट नहीं करी है आपके टाइटेनियम में, बिकॉज दैट इज़ ओनली द रीज़न कि यहाँ पर वो कुछ प्रॉपर ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करते, बल्कि ये जो छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं, छोटे एटम्स होते हैं, सिंपली आते हैं और उनके स्पेसेस में जा कर के अटैच हो जाते हैं. एंड दैट इज़ द रीज़न वी कॉल देम एज इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स. नाउ लेट अस डिस्कस द some important physical and chemical characteristics of these compounds, okay, because they are being asked in your exams. So I am writing the heading as important properties of interstitial compounds. So you may note them down one by one. कि पहली प्रॉपर्टी है बच्चों कि इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स के अंदर ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट और ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होता है एज़ कम्पेयर टू द प्योर मेटल. So it has high melting and boiling point as compared to pure metal. Now property number 2 is that they are chemically inert. वैसे अगर इसमें आप थोड़ा सा लॉजिक लगाओ तो आप पहली वही लाइन देख करके अगली की 3 प्रॉपर्टीज़ खुद भी डिटरमाइन कर सकते हो. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी राइट डाउन द थर्ड पॉइंट एज वेल, दैट दे आर हार्ड.
सो मैंने अभी आपसे कहा कि आप अगर थोड़ा सा लॉजिक लगाओ एग्ज़ाम के अंदर तो आप पहला पॉइंट लिखने के बाद अगले 2 पॉइंट्स बच्चों अपने आप लिख सकते हो। कैसे? मैंने कहा इट हैज़ हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। सो व्हेन आई से इट हैज़ हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, तो उसका मतलब होता है कि बच्चों जो बॉन्ड है इन दोनों के बीच का, ओके, द बॉन्ड दैट एग्जिस्ट इन इंटरस्टिशियल कंपाउंड इट इज स्ट्रॉन्ग एज कम्पेयर टू दैट ऑफ द प्योर मेटल। तो दोनों को बांधने वाला जो बॉन्ड है बच्चों वो स्ट्रॉन्ग है। ओके, सो ऑब्वियस सी बात है कि अगर आपका बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है तो जो चीज़ क्या होती है, केमिकली इनर्ट होती है। अंडरस्टूड हो गई पहली बात से। अगली बात, अगर बॉन्ड आपका स्ट्रॉन्ग है सो ऑब्वियस सी बात होगी कि उसको तोड़ना मुश्किल होगा। ओके, सो दैट अकाउंट्स टू दी हार्डनेस ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपाउंड। सो ऐसे आप रिलेट कर सकते हो पहले के 3 पॉइंट्स को, अगर आप लेट कर पा रहे हो वैसे तो, वरना तो कोई मुश्किल नहीं है, कोई याद रखना अभी। इट्स सिंपल, बट इन साइंस यू अप्लाई सच लॉजिक्स, स्टूडेंट्स अप्लाई सच लॉजिक सो दैट कि उन्हें कम याद रखना पड़े और ज़्यादा वो एग्ज़ाम में लिख पाएँ। सो दीज वर 3 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़। एक और है बच्चों, प्रॉपर्टी नंबर 4, दैट इज़ दे हैव मेटेलिक कंडक्टिविटी। सो दीज वर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। इनमें से कम 3 तो आपको बच्चों याद होनी चाहिए, ओके, क्योंकि अगर एग्ज़ाम में आए तो आप इसको लिख पाओ। सो यू प्लीज़ नोट डाउन these concepts on interstitial compounds. I'm turning my page. So now we'll be discussing the last and the most important property of D block elements, that is alloy formation. बच्चों alloy एक बहुत ही important compound होता है because it has a number of applications. पहले समझ लो alloy होता क्या है। So alloy कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक मिक्सचर है 2 या 2 से अधिक मेटल्स का। ठीक है, एलॉय हम क्यों बनाते हैं? क्योंकि अगर हमें किसी मटेरियल के अंदर कोई स्पेशल फीचर चाहिए जो किसी एक एलिमेंट के पास अवेलेबल नहीं है, ओके, सो टू एक्वायर द फीचर दैट इज़ नाइदर इन दिस एलिमेंट नॉर इन दिस एलिमेंट, बट अगर मैं इन दोनों को मिक्स कर दूं तो हाँ मेरे पास ये फीचर आ सकता है। सो इन दोनों को मिक्स करके जो ये कंपाउंड आपके पास नया बनता है बच्चों, इसी को आप एलॉय कहते हो। दैट इज इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ 2 एलिमेंट्स हैविंग सम डिजायर्ड प्रॉपर्टीज। सो डेफिनेशन तो बहुत बेसिक है, आप चाहो तो लिख सकते हो वरना स्किप भी कर सकते हो। आई विल नॉट बी राइटिंग इट आउट, बट स्टिल आई विल बी स्पीकिंग फॉर यू, ताकि आपको अगर नोट डाउन करना है तो आप नोट डाउन उसको कर पाओ। सो बच्चों, एलॉयज आर होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स so as to get a desired characteristic which is midway between the 2 elements। ये मैंने आपको एक बहुत ही बेसिक डेफिनेशन दी है बच्चों एलॉय की। नाउ लेट मी गिव यू सम ऑफ दी बेसिक एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जांपल्स, खास करके जो क्लास 12th के लिए इम्पॉर्टेंट हैं बच्चों। दैट इज़ ब्रास, ब्रोंज एंड मैनी अदर, बट आपके लिए बच्चों क्लास 12th के अंदर ये 2 इम्पॉर्टेंट है। सो ब्रास एक ऐसा एलॉय है जिसको आप बनाते हो ऑन मिक्सिंग 2 एलिमेंट्स विच आर कॉपर एंड जिंक, जबकि ब्रोंज को आप बनाते हो ऑन मिक्सिंग कॉपर एंड टिन। फिर तो आपके पास और भी कई सारे एग्जांपल्स हैं एलॉय के, लाइक डुरालुमिन, okay, which is hard as well as light and is used in aeroplanes. So that is the best example one can get regarding an alloy, but class 12th के लिए it's not so important. These 2 are more important. तो आप इन पर अपना फोकस रखना, याद रखना कि ये किन एलिमेंट्स को मिला करके बने हैं, ओके। और बच्चों एक बात को और ध्यान रखना कि एलॉय बनाने के लिए जो आप 2 एलिमेंट्स को यूज़ कर रहे हो, इन दोनों के रेडियस एक दूसरे से 15% के आसपास होनी चाहिए। ये एक इम्पॉर्टेंट फीचर है जो कि हमें चाहिए होता है अगर हम 2 एलिमेंट्स को मिक्स करके एक एलॉय ऑब्टेन करना चाहते हैं तो। सो अगर आप ध्यान से देखो तो क्या लॉजिक था, दैट द एटॉमिक रेडियाई ऑफ द 2 एलिमेंट्स मस्ट बी विद इन 15% ऑफ ईच अदर। चाहो तो इसको लिख भी सकते हो आप। तो बच्चों ये एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए 2 एलिमेंट्स के बीच में, अगर आपको चाहिए कि वो उन 2 एलिमेंट्स को हम कंबाइन करके एक एलॉय बना पाएँ, ओके। सो आप ध्यान से देखो तो डी ऑर्बिटल के एलिमेंट्स जो हैं उन सब के जो रेडियाई होते हैं दे आर क्वाइट सिमिलर,
that you had already observed when I was teaching you about atomic radii under D block elements. So they were having almost similar radii, due to which they form alloys very easily. So if someone asks you that why does the D block elements form a number of alloys, so the answer that you will be giving to that person is because of the similar radii of the elements of D ब्लॉक लिख लो यहाँ पर, और यू कैन राइट द एलिमेंट्स ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स, वो ज़्यादा ठीक है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स। सो बच्चों ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था कि आपसे कोई पूछता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो उसके पीछे का आंसर ये है, और सिमिलर एरिया हमें क्यों चाहिए होते हैं, दैट आई हैड टोल्ड यू ओवर हियर। ओके, उसको आप लिख सकते हो, इंपॉर्टेंट लाइन है, दैट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एन एलॉय द atomic radii of the two intermixing elements must be 15% of each other. ठीक है, so that's an important point. For that point only this answer we had written. So बच्चों ये सारी इसके important properties हो गई हैं। एक property और है कि ये complex compounds को form करता है, ये हमने कई बार पढ़ भी लिया है, देख भी लिया है उसको। So वो important property है, but उसको हम अभी discuss नहीं करेंगे, उसको हम चैप्टर नंबर 9 दैट इज़ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स पर जब जाएंगे वहीं पर उसको डिस्कस करेंगे। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ओके, और उसके ऊपर पूरा चैप्टर बेस्ड है, सो उसको वहीं पर डिस्कस करेंगे, अभी उसको हम डिस्कस नहीं कर रहे। बट यू मस्ट रिमेंबर दैट डी ब्लॉक एलिमेंट्स और ट्रांजिशन एलिमेंट्स ऑल्सो फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। सो बच्चों इन प्रॉपर्टीज़ के साथ ही हमने फिनिश कर लिया है सम जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। इन टुमारोज लेक्चर आई विल फिनिश दिस डी ब्लॉक एलिमेंट्स एंड वील बी बिगिनिंग द स्टडी ऑफ एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। सो फॉर टुडेज लेक्चर दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच।